एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आज आपका एक नए एपिसोड में, एक नए लेक्चर में। आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल। क्या डिस्कस करने वाले हैं? कंफाउंडिंग वेरिएबल, जिसे हम भ्रमित चर कहते हैं या फिर मिश्रण चर भी इसे कहते हैं। क्या और ये टॉपिक है रिसर्च प्रॉब्लम के, ठीक है। उसके अंतर्गत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रिसर्च मैथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यूनिट सेकेंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेट साइकोलॉजी, यानी कि पेपर 2 साइकोलॉजी पेपर 2। और इसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए एमसीक्यूज को भी लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना किसी मतलब फालतू बातों के हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को, ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन और भी आगे बेहतरीन तरीके से बढ़ती रहे। गाइस, अगर आप कोच नीतीश कुमार चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम है, तो कोच नीतीश कुमार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, और ऑल की नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। स्पेशली आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करिए, टेलीग्राम का मेरा चैनल ज्वाइन करिए। जाइए टेलीग्राम पे, कोच नीतीश कुमार हैंडल डालिए और वहां पे जो फर्स्ट चैनल आएगा आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। इससे होगा क्या कि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो लोग नोट्स अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वहां पे आपको नोट्स भी इजिली प्रोवाइड कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। हमारा एक ही मिशन है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप साइकोलॉजी नेट की प्रिपरेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट करें, ठीक है, और बेस्ट फैसिलिटी के साथ करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल को, ठीक है। कंफाउंडिंग में होता है मिश्रण या भ्रमित वेरिएबल यानी चर। यहाँ पे वेरिएबल क्या होता है गाइस? हम लोग जब पीछे डिस्कस कर रहे थे तो वेरिएबल्स के बारे में बहुत डिस्कस किया था। वेरिएबल इज एनी कैरेक्टरिस्टिक्स, variable is any characteristics, phenomena, attributes, ठीक है। ये जो कोई एनी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कोई फिनोमिना होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, जो कि टाइम के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, या वेरी करते रहते हैं, ठीक। और इसका इफेक्ट जो होता है अकॉर्डिंग टू टाइम देखने को मिलता है। रिसर्चर इसको मैनिपुलेट करके देखता है कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आगे ये गाइस होता है वेरिएबल। आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे टाइप्स के वेरिएबल को डिस्कस कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था डिपेंडेंट वेरिएबल को डिस्कस किया था। तीसरा फिर हम लोगों ने डिस्कस किया है कंट्रोल वेरिएबल को हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने एक्सट्रेनियस वेरिएबल को डिस्कस कर लिया है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल को, ठीक है। चलिए आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है गाइस। कंफाउंडिंग वेरिएबल को एक बेसिक डेफिनेशन समझते हैं कि अ वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंस बोथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि एक ऐसा चर होता है, एक ऐसा वेरिएबल होता है जो स्वतंत्र और निर्भर चर दोनों को क्या करता है, प्रभावित करता है और अलग सहसंबंध उत्पन्न करता है, क्रिएटिंग फॉल्स कोरिलेशंस, ठीक है। कहां पे? रिसर्च के रिजल्ट में, कंक्लूजन में। तो कंफाउंडिंग वेरिएबल वह वेरिएबल होते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं और इससे एक सहसंबंध उत्पन्न करते हैं, यानी कि फॉल्स कोरिलेशन को प्रेजेंट करते हैं, ओके। Confounding variables are variables that affect both the independent variable and the dependent variables, okay, making it difficult to understand the real relationship between them. और इनमें जो रियल रिलेशनशिप होता है उसको समझने में भी काफी डिफिकल्टी होती है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में।
इतना मतलब कि कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है आपका कंफाउंडिंग वेरिएबल, यानी कि भ्रमित चर, ठीक है। और इट इज थर्ड वेरिएबल दैट exhaust a hidden influence between the independent and dependent variable and may lead to incorrect conclusion। यानी कि एक ऐसा तीसरा चर होता है जो स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच छुपा हुआ प्रभाव डालता है और गलत निष्कर्ष तक पहुंचा सकता है अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो, ठीक है, एग्जॉस्ट कर सकता है। तो कंफाउंडिंग वेरिएबल को अगर हम लोग कंक्लूजन तक पहुंचे तो कंफाउंडिंग वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल इन दोनों को क्या करता है, इफेक्ट करता है। और यह एक मिसलीडिंग को भी क्रिएट कर सकता है अगर इस चीज को अच्छे से ना अगर आइडेंटिफाई किया जाए, और दोनों के रिलेशनशिप को समझने में भी एक तरीके से डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है आपका कंफाउंडिंग वेरिएबल, ठीक है। आगे चलते हैं और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक रिसर्चर है, रिसर्चर्स है जो स्टडी करना चाहते हैं कॉफी ड्रिंकिंग एंड हेल्थ डिजीज के ऊपर क्या, हार्ट डिजीज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए एक पर्सन है और वे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कॉफी का सेवन करते हैं। तो यह देखना है कि हार्ट डिजीज के ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि हृदय रोग पे उनका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो तीन वेरिएबल आपको देखने को मिलेगा। कॉफी ड्रिंकिंग यानी कि अमाउंट ऑफ कॉफी एक तरीके से क्या हो जाता है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। अमाउंट ऑफ कॉफी यानी कॉफी की कितनी मात्रा वो सेवन करेंगे पर डे, ठीक है, ये यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका हो जाता है रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, यानी एक तरीके से किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ कॉफी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज जो है यह किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ कॉफी के ऊपर डिपेंड करेगा। बट कुछ कंडीशन में यह भी देखा गया है कि अदर फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि हार्ट डिजीज को लीड करते हैं। जैसे कंपाउंडिंग वेरिएबल के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें आ जाएगा स्मोकिंग। अब यह भी देखा जाता है कि जो लोग मान लीजिए कि ज्यादा कॉफी का सेवन करते हैं, वो कहीं ना कहीं अगर वो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, तो स्मोकिंग भी एक तरीके से हार्ट डिजीज को लीड कर सकता है, ठीक। सो रिसर्चर्स यहाँ पे इस तरीके से आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, ठीक है। समझने में उनको डिफिकल्टी होगी कि स्मोकिंग की वजह से हार्ट डिजीज की समस्या बढ़ी है या अमाउंट ऑफ कॉफी की वजह से हार्ट डिजीज की समस्या बढ़ी है। देखिए क्या है कि यहाँ पे जो हार्ट डिजीज है यानी कि कंफाउंडिंग वेरिएबल यानी स्मोकिंग वेरिएबल है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तो दोनों को इफेक्ट कर रहा है, और इसको समझने में क्या कर रहा है, मतलब कि थोड़ा सही से नहीं समझ में आ पा रहा है कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। सो रिसर्च हैज फाउंडेड दैट पीपल हु ड्रिंक मोर कॉफी हैव अ हायर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, यानी कि शोध में यह पाया गया है कि जो लोग ज्यादा कॉफी पीते हैं उनमें हृदय रोग का खतरा क्या होता है, वो ज्यादा होता है। लेकिन बट पीपल हु ड्रिंक मोर कॉफी में आल्सो स्मोक मोर, और यह भी देखा गया है कि जो ज्यादा कॉफी पीते हैं वे धूम्रपान भी ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। सो स्मोकिंग में भी द रियल कॉज ऑफ हार्ट डिजीज नॉट कॉफी। सो यहाँ पे यह देखने को मिल सकता है कि जो धूम्रपान ही हृदय रोग बढ़ाने का असली कारण हो सकता है, न कि कॉफी। सो यहाँ पे एक तरीके से क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है। एक तरीके से क्या मिक्स हो जा रहा है, मिश्रण हो जा रहा है चीजों को, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका कंफाउंडिंग वेरिएबल, ठीक। जो एक अदर थर्ड वेरिएबल छिपा होता है उसी के अंतर्गत, जिसके बारे में रिसर्चर्स को उतना मतलब हाईलाइट नहीं कर पाते हैं उस चीज को, ठीक है। तो कंफाउंडिंग वेरिएबल एक थर्ड वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों वेरिएबल्स में एक तरीके से रिलेशन क्रिएट करता है, फॉल्स कंक्लूजन तक ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन, कंफाउंडिंग वेरिएबल, ठीक है। So smoking is a confounding variable because it affecting both, यानी कि जो स्मोकिंग है वो कंफाउंडिंग वेरिएबल मतलब कि होता है, ठीक है। धूम्रपान एक उलझाने वाला चर है क्योंकि यह दोनों को प्रभावित करता है, ठीक। वही चीजें हैं जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। सो आगे बढ़ते हैं और एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए उस एग्जांपल में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो इसमें आपका क्लियर हो जाएगा।
तो एक्सरसाइज एंड वेट लॉस, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है वो अपनी एक्सरसाइज को क्या करना चाहता है, लॉस करना चाहता है, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज यानी कि ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज आपका क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। कितना व्यक्ति क्या करता है, एक्सरसाइज करता है, 30 मिनट्स करता है, 60 मिनट्स करता है, ठीक है, 80 मिनट्स करता है, कितना करता है, यह उसका एक तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। ठीक, अब इस एक्सरसाइज की वजह से उसके मतलब कि वेट में चेंजेस, ठीक, वेट में क्या चेंजेस आते हैं, ये हो जाएगा इसका डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यानी कि वेट चेंजेस यानी वजन में क्या बदलाव देखने को मिलता है, ठीक, सो ये हो जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। बट यहाँ पे कंफाउंडिंग वेरिएबल यह आ जाता है कि डाइटरी हैबिट्स, यानी कि केवल अगर एक्सरसाइज करने से ही वेट लॉस होता है, ठीक है, तो यह एट्रीब्यूशंस में आ सकता है। बट यहाँ पे एक डाइटरी हैबिट्स भी आ जाती है, यानी कि आहार की आदतें कि वह कैसा सेवन करता है। सो इस चीज को समझना थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि वेट एक्सरसाइज से वेट लॉस हो रहा है या उसके डाइटरी हैबिट से वेट लॉस हो रहा है, यानी कि जो रेगुलर वो फूड्स ले रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक तरीके से क्या यहाँ पे आ रहा है, कोरिलेशन आ रहा है। ठीक, सो इसी चीज को क्या करता है, एक तरह कंफ्यूजन में डाल देता है। सो पीपल हु एक्सरसाइज मोर ऑफ्टन आल्सो हैव हेल्दियर डाइट्स, यानी कि जो लोग ज्यादा व्यायाम करते हैं वे अक्सर हेल्दी डाइट भी अपनाते हैं। अगर वजन घटाने का कारण आहार भी है तो केवल व्यायाम को इसका श्रेय नहीं दिया जा सकता। ओके, डाइट इज आल्सो फैक्टर इन weight loss, it cannot be attributed to the to exercise alone, यानी कि केवल एक्सरसाइज को मतलब केवल एक्सरसाइज को एट्रीब्यूट करना है कि वेट लॉस में केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि केवल एक्सरसाइज आपका रिस्पॉन्सिबल है, तो इस चीज को केवल एट्रीब्यूट नहीं दिया जा सकता। इस एक्सरसाइज के साथ साथ यहाँ पे डाइटरी हैबिट्स यानी कि जो कंफाउंडिंग वेरिएबल है इसके ऊपर भी एट्रीब्यूशन जाना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है डाइटरी हैबिट्स इज कंफाउंडिंग वेरिएबल। तो आगे बढ़ते हैं और एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। उससे पहले कंक्लूजन देख लेते हैं, कुछ रिमेंबरिंग पॉइंट्स हैं इसके अंतर्गत। वैसे तो सारे फैक्चुअल पॉइंट्स है, रिमेंबरिंग पॉइंट्स है, बट कंक्लूजन ये कहता है कि कंफाउंडिंग वेरिएबल्स अफेक्ट बोथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं वो स्वतंत्र चर और आश्रित चर दोनों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द रियल कॉज। और रियल कॉज को, रियल कारण को समझने के लिए एक तरीके से डिफिकल्टी का सामना करने मतलब कि मुश्किल हो जाता है रियल कॉज एंड इफेक्ट को समझना कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को अगर वहां पे कंसीडर किया जाता है तो। इफ these variables are not taken into account the research may reach the wrong conclusion, अगर इन चरों को ध्यान में नहीं रखा जाए तो शोध क्या होता है, गलत निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। इसलिए जो रिसर्चर्स होते हैं इसको भी काउंट में लेकर के चलते हैं। Researchers try to identify and control confounding variables such as through statistical methods और controlled experiment। और जो रिसर्चर्स होते हैं, रोज शोधकर्ता जो होते हैं, वो confounding variables को एक तरीके से पहचानने और नियंत्रित करने के लिए सांख्यिकी विधियों या नियंत्रण प्रयोगों के माध्यम से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं आपके कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को। और इससे क्या होता है कि रिसर्च जो होता है वो एक राइट डायरेक्शन या राइट कंक्लूजन तक पहुंचने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब हम लोग एमसीक्यूज की ओर बढ़ते हैं और कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं जिससे ये चीजें आपको क्लियर हो जाए कि कंफाउंडिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ कंफाउंडिंग वेरिएबल, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंफाउंडिंग चर यानी कंफाउंडिंग वेरिएबल को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित कर रहा है। सो ऑप्शंस क्या है यहाँ पे, सो ऑप्शंस देखते हैं। सो अ वेरिएबल दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक चर जो स्वतंत्र चर को सीधे प्रभावित करता है। सो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि कंफाउंडिंग वेरिएबल तो ऐसा नहीं है कि जो डायरेक्टली अफेक्ट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। अ वेरिएबल दैट ओनली अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल, और यह भी नहीं था कि
डायरेक्ट अफेक्ट ओनली द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक, कंफाउंडिंग वेरिएबल, ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो अ वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंस बोथ द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्रिएटिंग अ फॉल्स कंक्लूजन। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सो बेस्ट डिफाइन अ वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंस बोथ द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और ये जो कंफाउंडिंग वेरिएबल होता है फॉल्स कंक्लूजन को क्रिएट कर सकता है। सो ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है, अ वेरिएबल दैट रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल कंडीशंस। सो एक चर जो सभी परिस्थितियों में स्थिर रहता है। सो ये भी गलत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी। Okay, so a confounding variable is a external factor that influence both the independent and dependent variable, leading to misleading interpretation of the relationship between them। यानी कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या होता है, लीड कर सकता है, मिसलीडिंग इंटरप्रिटेशन को भी लीड करता है आपका कंफाउंडिंग वेरिएबल, और ये दोनों को प्रभावित करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी प्रभावित करता है और डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करता है। और कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है, एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है, थर्ड वेरिएबल होता है, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंफाउंडिंग वेरिएबल इन अ स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन वेट लॉस। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यायाम के वजन घटाने पर प्रभाव के अध्ययन में बाधक चर यानी कंफाउंडिंग वेरिएबल का उदाहरण है। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज द टाइप्स, द टाइप ऑफ एक्सरसाइज परफॉर्म, यानी किया गया व्यायाम का प्रकार, यानी किस तरीके से व्यायाम को किया जा रहा है। क्या ये मतलब कि यहाँ पे कंफाउंडिंग वेरिएबल है? सो नहीं, ये भी नहीं होगा। द न्यूमेरिक नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट एक्सरसाइजिंग, व्यायाम में बिताए गए घंटे, यानी कि कोई पर्सन है कितना मतलब कि आवर्स जो है वो व्यायाम में व्यतीत कर रहा है, क्या यह भी यह एक घटक है? ओके, देखते हैं क्या होता है। लास्ट नेक्स्ट ऑप्शन है द डाइटरी हैबिट्स आप पार्टिसिपेंट्स, प्रतिभागियों की आहार संबंधित आदतें। गाइस इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, द डाइटरी हैबिट्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यानी कि प्रतिभागियों की आहार की आदतें क्या होंगी, इसकी यहाँ पे हो जाएगा आपका सही आंसर। सो इफ पार्टिसिपेंट्स हैव डिफरेंट डाइटरी हैबिट्स इट कैन इन्फ्लुएंस वेट लॉस इंडिपेंडेंटली ऑफ एक्सरसाइज मेकिंग इट अ कंफाउंडिंग वेरिएबल। यदि प्रतिभागियों की आहार जो होती है, आहार संबंधी आदतें जो होती हैं अलग अलग होती हैं, तो यह व्यायाम से स्वतंत्र रूप से वजन घटाने को प्रभावित कर सकती हैं, ठीक है, जिससे यह बाधक चर बन सकता है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, डिफरेंट हैबिट्स को अपनाते हैं, डिफरेंट डाइटरी हैबिट्स को अपनाते हैं, तो वहाँ पे जो डाइटरी हैबिट्स है उसके अकॉर्डिंग उनके बॉडी में परिवर्तन होंगे, लॉस भी होगा, वेट लॉस होगा। तो यहाँ पे आपका जो कंफाउंडिंग वेरिएबल होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि the dietary habits of participants। Okay, so next question है आपका, in a study examining the relationship between education level and income which of the following could be confounding variables, यानी कि शिक्षा स्तर और आय के बीच संबंध की जांच करने वाले एक अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सा बाधक चर हो सकता है। सो ऑप्शंस देखते हैं। तो नंबर फर्स्ट ऑप्शन, द एज ऑफ पार्टिसिपेंट्स। अब क्या है कि डिफरेंट मतलब कि स्टडी में डिफरेंट वाले बैकग्राउंड वाले लोग जो है, डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड वाले लोग डिफरेंट तरीके के इनकम को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन लेवल और आपका इनकम दोनों एक तरीके से क्या होगा, एज इन दोनों को इफेक्ट करेगा, यानी कि इन दोनों को इफेक्ट करेगा, ठीक है। द नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड, यानी कि पढ़ाई में बिताया गया समय, यानी कि घंटे, एक तरीके से क्या है कि यह भी एक कंफाउंडिंग वेरिएबल की तरह काम करेगा, ठीक। द लोकेशन वेयर द पार्टिसिपेंट्स लिव, यानी कि प्रतिभागियों का रहने का स्थान, ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सो इज study hours and location can all influence both education level and income, okay, making them
पोटेंशियल कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, उम्र, पढ़ाई के घंटे और स्थान सभी शिक्षा स्तर और आय को प्रभावित करते हैं, ठीक, जिससे वे संभावित बाधक चर बन सकते हैं, यानी कि पॉसिबल कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल कंफाउंडिंग वेरिएबल इन रिसर्च, यानी शोध में बाधक चरों की पहचान और नियंत्रण करना क्यों महत्वपूर्ण होता है। सो ऑप्शंस देखते हैं। द इंश्योर दैट द रिजल्ट आर रिलायबल एंड वैलिड, यानी कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिणाम विश्वसनीय और वैध है। ऑप्शन नंबर बी, टू मेक द एक्सपेरिमेंट मोर कॉम्प्लेक्स, प्रयोग को अधिक जटिल बनाने के लिए, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स बीइंग टेस्टेड, यह भी एक तरीके से गलत हो जाएगा, परखे जा रहे चरों की संख्या बढ़ाने के लिए। लास्ट ऑप्शन है टू मेक द रिजल्ट लेस सिग्निफिकेंट, परिणामों को कम महत्वपूर्ण बनाने के लिए, भी गलत। इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर आपका ए, टू इंश्योर दैट द रिजल्ट आर रिलायबल एंड वैलिड, यानी कि दोनों को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि जो रिजल्ट है वो reliable and valid हो। So identifying and controlling confounding variables ensure that the relationship between the independent and dependent variable is accurately measured, leading to valid conclusion, यानी कि एक तरीके से मान्य यानी वैध निष्कर्ष तक पहुंचने में सहायता कर सके। तो गाइस आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, ठीक है। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और यहाँ पे हम लोगों ने एमसीक्यूज को भी डिस्कस किया। सो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद गाइस, कीप स्माइलिंग, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए, और कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछते रहिए। कीप स्माइलिंग।